एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11 के बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे एंड जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट में हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, आपके ऑक्सो एसिड के सॉल्ट और आपके हेलाइड्स की जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। चलिए अब आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनोमेलस बिहेवियर। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो गाइस सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा दूं कि ये एनोमेलस का मतलब क्या होता है। गाइस एनोमेलस का मतलब होता है कि हर ग्रुप का, पीरियोडिक टेबल के हर ग्रुप का स्पेसिफिकली डी ब्लॉक को हटा दिया जाता है। मतलब आप ग्रुप 1, ग्रुप 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 की बात करते हो तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में आने वाले हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने ही ग्रुप के बाकी मेंबर से डिफरेंशिएट करती है। तो यहां पर क्योंकि आपके ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, लिथियम एनोमेलस बिहेवियर शो करेगा। मतलब लिथियम अपने ही ग्रुप के अगले एलिमेंट जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सेजियम, इन लोगों से आपके लिथियम का, इन लोगों से या इन एलिमेंट्स के कंपैरिजन में आपके लिथियम की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाएगा। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे दैट लिथियम शोज डिफरेंस इन their physical and chemical properties, difference in their physical and chemical properties in terms नहीं, difference in physical and, अरे यार आज इंक भरी है, हाथ मेरा काला हो गया। तुमको पढ़ाने में मेरे हाथ काले हो जाते हैं, कोयले की खान में हाथ काले हो जाते हैं तेजा। ओके, तो लिथियम शोज डिफरेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज with respect to the other elements, with respect to the other elements of their same group, of its same group, of its same group। यानी कि लिथियम अपने ही ग्रुप के बाकी मेंबर्स के मुकाबले फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस शो करेगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यह जानना है कि भाई साहब इसके रीजंस क्या हैं। मतलब व्हाट आर द रीजंस कि लिथियम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस शो करता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला रीजन आप लोग लिखेंगे एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ लिथियम। आपके लिथियम का साइज एकदम छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है। और छोटे साइज होने की वजह से आप लोग अभी तक पढ़ते ही आए हो कि क्या क्या गड़बड़ियां हो रही है। छोटा साइज होने की वजह से लिथियम सिर्फ मोनो ऑक्साइड बना पाता है। छोटा साइज होने की वजह से लिथियम कार्बोनेट या लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट स्टेबल नहीं होता। छोटा साइज होने की वजह से लिथियम कोवेलेंट कैरेक्टर शो करने लग जाता है। छोटा होने की वजह से, साइज छोटा होने की वजह से ये जब कोई भी हेलोजन के साथ में बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड के अंदर आयोनिक कैरेक्टर कम और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाते हैं। इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी, मतलब कितने पॉइंट्स अपन ने पढ़े, अभी मैं आपको वापस सारे पॉइंट्स दिखाऊंगा, लेकिन सारे पॉइंट्स छोटे साइज की वजह से हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, जब साइज छोटा हो जाता है तो यहां पर इसकी पोलराइजिंग पावर वो बढ़ जाती है। पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस। व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजिंग पावर? जब ये छोटा सा केटायन जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, जब एक बड़े से एनायन के साथ में जुड़ता है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये केटायन इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींच लेगा और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देगा। तो ये होती है पोलराइजिंग पावर। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर। तो आपके लिथियम की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा हाई होती है। और तीसरा एंड सबसे खतरनाक पॉइंट, इसकी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ये अपने ही ग्रुप में
अपने ही ग्रुप में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे प्यारे बच्चों सबसे कम होती है। क्या इतने पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों ये 3 मेजर रीजंस की वजह से आपका लिथियम एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। नाउ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज या कौन कौन से जगह पर एनोमेलस बिहेवियर शो होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे एनोमेलस बिहेवियर। एनोमेलस बिहेवियर, अब हम देखते हैं यहां पर कहां पर इसका एनोमेलस बिहेवियर लगता है। पॉइंट नंबर 1, लिथियम अपने ग्रुप में हार्डेस्ट मेटल है, इट इज हार्डेस्ट एलिमेंट अपने ग्रुप में। दूसरा, हार्डेस्ट होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाता है? हाई हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा, लिथियम कंपाउंड्स, जितने भी लिथियम के द्वारा बनाए जाने वाले सब्सटेंसेस या मैं कहूं मॉलिक्यूल्स है या मैं कहूं कंपाउंड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड, फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड है ना, ये एग्जांपल लिया है मैंने, तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं वरना बच्चे बोलेंगे सर आप सिर्फ लिथियम की बात कर रहे हो क्या, लिथियम क्लोराइड की नहीं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जैसे लिथियम क्लोराइड, तो लिथियम कंपाउंड जितने भी होते हैं दे ऑल आर हैविंग मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर्स। इन कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर्स होते हैं और मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से दे हैव मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, देयरफॉर आर बेटर सॉल्यूबल, देयरफॉर दे आर बेटर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी कोवेलेंट कंपाउंड्स बॉन्ड होते हैं। तो जो तुम्हारे कोवेलेंट सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि तुम्हारा अल्कोहल, जैसे कि तुम्हारा इथेनॉल, जैसे कि तुम्हारा एसिटल्डिहाइड, जैसे कि तुम्हारा एसीटोन, तो बेसिकली क्या होता है ये इसके अंदर ज्यादा बेटर तरीके से सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट की तरफ अगर हम लोग चले तो लिथियम इज लेस रिएक्टिव। भाई बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, तो लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से लिथियम का ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा पहला शेल और ये रहा इसका दूसरा शेल, तो जो दूसरे शेल का एक इलेक्ट्रॉन है ये पूरी तरीके से आपके न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है, ये पूरी तरीके से आपके न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को एक तो पहली बात आसानी से जाने नहीं देगा, और अगर आसानी से चला भी जाएगा तो फिर उसको पोलराइज कर देगा। मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अट्रैक्टिंग फोर्स लगा रहा है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को छोड़ के इतना आसानी से नहीं जाएगा, जाएगा जरूर लेकिन इतना आसानी से नहीं जाएगा एज कंपेयर टू सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सेजियम जो एकदम से अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं। तो वो एकदम से इलेक्ट्रॉन छोड़ के कैटायन बन के आयोनिक कंपाउंड बना लेते हैं, लेकिन लिथियम के केस में ऐसा नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता नहीं है इतनी आसानी से। तो लिथियम इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू other metals of its group, as compared to other metals of its group, and ठीक है as compared to other metal of its group। लेकिन lithium is the strongest reducing agent। मतलब strongest reducing agent का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हम लोगों ने इसका पढ़ा था, वो कितना पढ़ा था, -3.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जब आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम के बारे में बात करोगे, मतलब लिथियम अगर अपने कैटायोनिक फॉर्म में चला गया तो फिर किसी की बाप में दम नहीं है कि वो इसे इलेक्ट्रॉन दे दे, वो इसे इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि यहां पर ये अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा नाटक करेगा। इसको बिल्कुल पसंद नहीं कि अगर एक बार इसका इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये उस इलेक्ट्रॉन को वापस से एक्सेप्ट कर ले। मतलब एक बार गया तो फिर गया, वैसे तो जाने नहीं देगा, और अगर गया तो फिर गया। तो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी ये कहलाता है। चलिए ये 5 पॉइंट लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, फिर अपन आगे चलते हैं और बचे हुए पॉइंट डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो गाइस, हो गया, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया, रीजन वगैरह लिख लिया था। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी की प्रॉपर्टीज यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, ताकि थोड़ी सी इस पर भी हमारी नजर पड़ती रहे, ताकि हमें पता रहे कि भाई कौन कौन सी पढ़ लियो गुलजारी लाल है। और चलिए छठी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो,
हम लोग सब जानते हैं कि लिथियम छोटा होने की वजह से, लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मोनोऑक्साइड। और लिथियम ही अकेला ऐसा नमूना है जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है ना। तो लिथियम के बारे में आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं दैट लिथियम कैन ओनली फॉर्म मोनोऑक्साइड। और दूसरा पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं, इट रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, जो कि दूसरे ग्रुप के मेंबर्स नहीं कर पा रहे। तो ये दोनों भी एनोमेलस बिहेवियर के अंदर लिखने वाली बात है। अच्छा, सातवां पॉइंट हम लोगों ने देखा था दैट लिथियम हैव हाईएस्ट हाइड्रेशन इंथैल्पी। इसकी हाइड्रेट होने की या इसकी हाइड्रेशन की इंथैल्पी हाईएस्ट होती है, याद करो मैंने पढ़ाया था। और हाइड्रेशन इंथैल्पी की वजह से क्या होता है, लिथियम के जो भी सॉल्ट्स होते हैं, लिथियम सॉल्ट जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड इज डेलिक्वेसेंट इन नेचर, इज डेलिक्वेसेंट। अब गाइस डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, अगर एक बर्नी के अंदर जो अभी एयर टाइट है, अगर लिथियम क्लोराइड या लिथियम का कोई सॉल्ट भरा है तो वो बढ़िया अपने सॉलिड फॉर्म में होगा। लेकिन अगर आपने ढक्कन खोला, चम्मच से लिथियम के सॉल्ट को बाहर निकाला या लिथियम क्लोराइड को निकाला, बटर पेपर पर रखा, इतने में वो पिघलना शुरू कर देगा, यानी एयर में आते ही इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, यानी इट स्टार्ट्स मेल्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में पिघलना स्टार्ट कर देता है। ऐसा का ऐसा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये डेलिक्वेसेंट होता है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होती है। अब हाइड्रेशन इंथैल्पी में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, हम लोग ऑलरेडी बहुत आगे वाले वीडियो में, तो अब मुझे लगता है इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो, जब मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था, मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड वीडियो में पढ़ा दिया था मैंने। तो इट स्टार्ट मेल्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, डेलिक्वेसेंट। एंड लिथियम के जो भी सॉल्ट्स होते हैं वो हाइड्रेटेड नेचर के होते हैं, मतलब इट सॉल्ट्स आर हाइड्रेटेड, इसके जितने भी सॉल्ट्स होते हैं दे ऑल आर हाइड्रेटेड। इनफैक्ट NaCl, KCl, RbCl, CHCl तो हाइड्रेटेड होते ही नहीं है, दे आर नॉट हाइड्रेटेड एट ऑल। आपको NaCl के साथ में कभी वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं दिखेगा, लेकिन इसके साथ आपको अटैच दिखता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, 8 पॉइंट मैंने आपको बताया था कि लिथियम कार्बोनेट जो होता है इज अनस्टेबल। याद करो, मैंने आपको कल ही इसको सिखाया था सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड के अंदर, बाकी सबके स्टेबल होते हैं। और ये अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि ये जानता है कि Li2CO3 में ये जो कार्बोनेट का एनायन है ये बहुत बड़ा एनायन है और मैं बहुत छोटा कैटायन हूं, तो छोटे साइज की वजह से ये सोचता है कि हटा सावन की घटा और Li2O बना। तो ये क्या करता है, अपने आप को तुरंत हल्की सी हीट पे अब्सॉर्ब करके लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेता है। और लिथियम मोनोऑक्साइड क्योंकि स्टेबल होता है, भाई ये भी अब छोटा एनायन है, ये भी छोटा कैटायन, तो ये स्टेबल है, तो अनस्टेबल से स्टेबल बना देता है। इनफैक्ट लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, ये भी मैंने कल सिखाया था, ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बाकी सबके हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड होते हैं, NaHCO3, KHCO3, RbHCO3 सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये अकेला जो होता है ससुरा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो क्या बोला मैंने आप लोगों को, लिथियम का जो बाइकार्बोनेट रहेगा वो हमेशा कौन से फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन बाकी सबके सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, चलो इतना पॉइंट क्लियर होने के बाद 9th पॉइंट हम लोग यहां पर लिखेंगे। 9th पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों ये होगा कि आपके लिथियम का ऑक्साइड और लिथियम का फ्लोराइड ये दोनों बहुत छोटे छोटे कैटायन होते हैं और बहुत छोटे छोटे एनायन होते हैं, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो बहुत स्ट्रांगली कंबाइन होते हैं, एकदम ताकत से कंबाइन होते हैं, मतलब इनकी लेटाइस इंथैल्पी बढ़ जाती है। कौन सी इंथैल्पी? लेटाइस इंथैल्पी। तो जब इनकी लेटाइस इंथैल्पी बढ़ जाती है तो इनको तोड़ना आसान नहीं होता, इनफैक्ट इनको पानी में डिसॉल्व करना आसान भी नहीं होता। इसलिए दीज आर लीस्ट सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है। ठीक है,
अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं, अभी हम लोग जब हाइड्रोकार्बन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे ना प्यारे बच्चों, तब मैं आपको एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा। देखो ये आप लोग सब जानते हो, इसे कहते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं? इथाइन। वैसे क्लास 10th में इतना तो आपने पढ़ा होगा कि दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको अल्काइन फैमिली का मेंबर बोलते हैं, और दो कार्बन के लिए इथ इस्तेमाल होता है, इथ फॉर टू कार्बन, तो ये कंपाउंड कहलाएगा इथाइन। तो जब इस इथाइन का ट्रीटमेंट आप लोग सोडियम के साथ करते हैं तो यहां पर Na C ट्रिपल बॉन्ड CNA, यानी कि इसको बोलते हैं सोडियम इथाइनाइड। क्या बोलते हैं? सोडियम इथाइनाइड। प्लस ये और ये हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन गैस बन के बाहर इवॉल्व हो जाते हैं। मतलब कि अगर आप किसी अल्काइन के साथ आपके ग्रुप 1 एलिमेंट की रिएक्शन करोगे तो वो इथाइनाइड नाम का कंपाउंड बनाएगा। अब अगर यहां पर आप पोटेशियम इस्तेमाल करोगे तो वो पोटेशियम इथाइनाइड हो जाएगा। अगर आप यहां पर रूबिडियम का इस्तेमाल करोगे तो रूबिडियम इथाइनाइड हो जाएगा, लाइकवाइज। और यहां पर आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई दिखेगी। बट हम लोग सब जानते हैं कि हमारे लिथियम की रिएक्टिविटी कम होने की वजह से लिथियम डू नॉट शो दिस रिएक्शन। लिथियम ये रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों शो नहीं करेगा। ठीक है, कोई परेशानी किसी भी तरीके की? लिथियम ये रिएक्शन शो नहीं करता बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, ये रिएक्टिविटी शो नहीं करता। अच्छा मैं एक चीज यहीं पर ऐड कर देता हूं, ये जो आपका लिथियम कार्बोनेट होता है, इसी तरीके से आपका जो लिथियम नाइट्राइड होता है, लिथियम नाइट्राइड भी अनस्टेबल होता है। यानी अगर आपने इसको हीट करा तो अगेन ये अपने मोस्ट स्टेबल कंपाउंड लिथियम ऑक्साइड में जाना पसंद करेगा। NO2 गैस बाहर हो जाएगी और एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। तो यहां पर अगर अपन इसके 4 मोर ले लें तो ये 4 ये 2, तो 2 2 4 बैलेंस, 4 बैलेंस, 4 तिया 12, 2 8 10 और 2 12, ये रिएक्शन बैलेंस हो गए। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बनेगा। यानी लिथियम नाइट्राइड, लिथियम कार्बोनेट, ये सब अनस्टेबल होते हैं टूवर्ड्स हीट, क्योंकि इनका एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होता है लिथियम का। और NO3 अगेन एक बड़ा सा एनायन होता है, तो बड़े एनायन के साथ में लिथियम अनकंफर्टेबल फील करेगा, इसलिए वो अपने छोटे एनायन के साथ जाकर एक स्टेबल कंपाउंड बना लेगा। चलिए इतना नोट करें, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके डायगोनल रिलेशनशिप की तरफ। नोट इट डाउन गाइस, नोट इट डाउन। ओके ओके मेरा प्यार प्यार हापुस आम की गुठली, हा चलो हो गया। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों एनोमेलस बिहेवियर हो गया। अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। देखो बेवकूफ बनाने की स्कीम है, जैसे अपने राजू भाई ने 25 दिन में पैसा डबल करा था लक्ष्मी चीट फंड में डाल के, वैसे टेक्निक है। एक ही बात को अलग अलग तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोला जाता है। पहले बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का हिस्सा है, फिर अगली बार बोला जाता है केमिस्ट्री का हिस्सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का हिस्सा है, फिर बोला जाता है केमिस्ट्री का एक पार्ट आता है जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। मतलब इस तरीके की बेवकूफी बात, एक जैसी बात घुमा घुमा के देखो, अभी आपको समझ में आएगा। तो हेडिंग डाल लो पहले, बस हेडिंग ही अलग होती है, बाकी अंदर तो वही लिखना राम सीता गीता। इट इज डायगोनल। जानी अगर हम फोन कर देते हैं तो वही तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर होता है। हमारा फोन ही अपॉइंटमेंट लेटर है। कल तुम जाकर सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज में नौकरी शुरू कर सकते हो। लेकिन सर मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, हमारा फोन ही तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है जानी। चलो, तो डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। अब सब लोग जानते हैं कि अगर आप ग्रुप 1 को देखें तो ग्रुप 1 का फर्स्ट एलिमेंट होता है लिथियम, और अगर हम लोग ग्रुप 2 देखें तो ग्रुप 2 का फर्स्ट एलिमेंट होता है बेरिलियम और सेकेंड एलिमेंट होता है मैग्नीशियम। मतलब डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि हर ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का अपने एडजेसेंट यानी अपने पास वाले ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी। तो डायगोनल रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन करेंगे? द सिमिलैरिटीज बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट and the second element, ऐसा लिखना चाहिए, the first element of a group
एक ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट of the adjacent group is called as diagonal relationship. क्या है बात मेरे समझ में आ रही है प्यारे बच्चों को? अच्छा, एक बात और बताऊं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग उल्टा कर लो। मतलब अब ये हरकत मत करना कि बेरिलियम को सोडियम से जोड़ दिया, पीछे नहीं जाने का है बिडू लोग, बोले तो आगे बढ़ने का है, तुम लोग आगे बढ़ने का है बिडू लोग, आगे समझ में आ रही है? जोकर की तरह आगे बढ़ना है तुमको, छपरी जोकर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बोरॉन और ये हो गया तुम्हारा एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम की सिमिलरिटी एल्यूमिनियम के साथ होगी। फिर तुम्हारा ग्रुप 14, इसका कार्बन, इसका सिलिकॉन, तो इसकी सिमिलरिटी सिलिकॉन के साथ रखने का है। मतलब आपको क्या है, अगले ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट के साथ पिछले ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट की सिमिलरिटी करनी है। लेकिन कार्बन की एल्यूमिनियम से, बोरॉन की मैग्नीशियम से, बेरिलियम की सोडियम से नहीं करना है। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, आपको रीजन समझा देता हूं मैं। देखो बेटा, किसी भी ग्रुप की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी जो होती है वो इनके एटॉमिक और आयोनिक साइज से होती है। तो रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है दैट देयर इज अ वेरी सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ऑफ द टू एलिमेंट्स। इन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस के अंदर सिमिलरिटी होना। जैसे अगर हम लोग बात करें लिथियम की, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिथियम का एटॉमिक साइज 152 पिकोमीटर होता है, वही मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज 160 पिकोमीटर होता है। दैट इज योर एटॉमिक रेडियस। लेकिन अगर अपन आयोनिक रेडियस की बात करें तो दैट इज 56 पिकोमीटर और Mg डाई पॉजिटिव का अप्रोक्सीमेटली 52 पिकोमीटर। मेरे को एग्जैक्ट वैल्यूज याद कराने से आपको कोई मतलब नहीं है, कभी ये 60 भी हो सकती है, चलेगा। लेकिन आप देखो, आयोनिक और एटॉमिक रेडियस आर ऑलमोस्ट सिमिलर, दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूज। अब क्योंकि इनकी वैल्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर है, इनके एटॉमिक प्रॉपर्टीज और इनकी आयोनिक प्रॉपर्टीज, यानी कि इनका फिजिकल प्रॉपर्टी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ मैच कर जाएगी। तो यही रीजन है कि आपका लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप को शो करता है। अब ये फालतू की चीज हम हटा देते हैं क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं है, ये हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बेटो, मेरे गुलगुलो, कहानी मोटने वाले बुलबुलो, आ हा हा। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटी है। पहला याद करो, मैंने बताया था लिथियम हार्ड है, अब यहां पर मैग्नीशियम को भी हार्ड कर दो, क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि लिथियम सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है क्योंकि इसका एटॉमिक मास सबसे कम होता है। वैसे लिथियम एंड मैग्नीशियम दोनों ही लाइट होते हैं, बोथ आर लाइट एलिमेंट्स। लाइट मतलब हल्के, इनकी डेंसिटी कम होती है, दे हैव लेस डेंसिटी, बोथ आर लाइटर एलिमेंट्स। तीसरा, मैंने आपको बताया था कि लिथियम एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर लिथियम नाइट्राइड बना लेता है। ठीक उसी प्रकार मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेता है, यानी बोथ कैन फॉर्म नाइट्राइड, बोथ कैन फॉर्म नाइट्राइड विथ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, हमने बताया था कि लिथियम पानी के अंदर इजीली सॉल्युबलाइज नहीं होता और ना तो पानी के साथ एकदम ड्रास्टिकली रिएक्शन करता है। यहां पर मैग्नीशियम के साथ जोड़ दो, लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ रिएक्ट्स स्लोली 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 विथ वाटर। फिर पांचवा, जैसे मैंने बताया था लिथियम का कार्बोनेट अनस्टेबल होता है, वैसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट भी अनस्टेबल होता है, इट इज अनस्टेबल थर्मली। बिल्कुल बेवकूफ बनाने की स्कीम है, 25 दिन में पैसा डबल है।
जैसे मैंने आपको बताया लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट लिक्विड होता है, ठीक उसी प्रकार आपके मैग्नीशियम का भी हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इनफैक्ट लोग तो कहते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पर अपन लिख देते हैं भैया, चलो ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, लिथियम का हाइड्रोक्साइड जिस प्रकार अनस्टेबल होता है थर्मली, ठीक उसी प्रकार मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड भी अनस्टेबल होता है थर्मली। समझ में आ रही प्यारे बच्चों बात? अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि लिथियम क्लोराइड डेलिक्वेसेंट होने के साथ साथ हाइड्रेटेड होता है। लिथियम के सॉल्ट कैसे होते हैं? हाइड्रेटेड। ठीक उसी प्रकार आपको मैग्नीशियम के सॉल्ट भी हाइड्रेटेड दिखेंगे, यानी कि बोथ हैव हाइड्रेटेड सॉल्ट, बोथ हैव हाइड्रेटेड सॉल्ट, है ना। अच्छा, जैसे लिथियम सिर्फ मोनो ऑक्साइड बना सकता है, मैग्नीशियम भी मोनो ऑक्साइड ही बनाता है। बोथ फॉर्म मोनो ऑक्साइड, बोथ फॉर्म मोनो ऑक्साइड्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा तो मेरे को लगता है सीधा अपने को चलकर भगवान से मिलना पड़ेगा, और क्या बोलते हो प्यारे बच्चों, पापी गुड्डो? ठीक है, चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपकी डायगोनल रिलेशनशिप खत्म होता है और यहां पर आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है। अब गाइस, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिखकर बताना कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो इसके 3 कंपाउंड्स हैं, क्या हम इसे डिस्कस करें? क्योंकि ये इस साल जेई, नीट और बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया जा चुका है बिकॉज ऑफ कोरोना। तो अब क्योंकि नया जेई का नोटिफिकेशन आ गया है एंड दे हैव आस्क्ड कि ये चीज नहीं आएगी, तो क्या हम उसे पढ़ें? क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो हमको लगभग 1 या 2 लेक्चर उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर नहीं तो मैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिल्कुल अगले ही लेक्चर में मैं आपके साथ पढ़ना स्टार्ट करा दूंगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ग्रुप 2 को अपन होल्ड पे रख लेंगे। अच्छा, वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, बट पहले जरा इसको नोट कर लो। मैं आपको बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम भी इसी वीडियो में बता देता हूं, प्लीज इसको नोट करो जाए जल्दी से। चलो, ये लिख लिया। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोगों का ये टॉपिक हम लोग यहीं खत्म कर दें तो मजा आ जाएगा। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आपके सोडियम और पोटेशियम की मैं यहीं करवा देता हूं। वैसे वो कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बायोलॉजी वाले बच्चों की तो दोस्ती है, उससे पहचाने अच्छी खास बातचीत रोज होती रहती है है ना। मैथ्स वाले बच्चों की भी जान पहचान करा देता हूं। चलो, तो गाइस हेडिंग डालेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। प्यारे बच्चों, एक सीधी सी बात समझना, हमारा एनसीईआरटी हमें समझाता है, और वैसे अच्छी बात भी यही है कि अगर एक टिपिकल 70 किलो का आदमी है, अगर टिपिकल 70 किलो का आदमी है, तो आपको उसकी बॉडी में लगभग 90 ग्राम यानी कि 90 ग्राम्स सोडियम और लगभग 170 ग्राम्स पोटेशियम मिलता है। क्या बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है देखो, मैं आपको बताऊं। स्टडीज में ये देखा गया है, स्टडीज में एक्चुअली ये देखा गया है कि हमारा जो सेल होता है, सेल के अंदर यानी इनसाइड योर सेल, सेल के अंदर जो इनर फ्लूइड्स होते हैं, जो सेल के अंदर इनर फ्लूइड्स होते हैं, उस इनर फ्लूइड्स के अंदर आप लोगों को पोटेशियम का अमाउंट यानी पोटेशियम आयन का अमाउंट ज्यादा रहेगा, दैट इज मैक्सिमम। लेकिन अगर आप सेल के आउटसाइड चले जाएंगे, यानी अगर आप बॉडी फ्लूइड्स की बात करेंगे अदर देन सेल, अदर बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कि आपका ब्लड हो गया, है ना, आपका ब्लड हो गया, आपका प्लाज्मा हो गया, ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सारी चीजें होती हैं जो आपके बॉडी के बाहर होती है, यहां पर आप लोगों को पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम दिखाई देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब ऐसा क्यों होता है ये समझने की कोशिश करना। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल
आपकी बॉडी में एक सेल है, ये बनाया मैंने सेल। हम लोग सब जानते हैं कि सेल के आसपास, हमारे सेल के आसपास एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल को जो कवर करती है उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। ये लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। और सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि लिपिड जो होता है ये फैट या ऑयल जैसा होता है, लेकिन हमारे सेल के अंदर हमें वाटर भी पहुंचाना है, हमारे सेल के अंदर हमें कुछ वाटर सॉल्यूबल आयंस भी पहुंचाना है। जैसे आप लोग सब जानते हो कि जैसे Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, Ca डाई पॉजिटिव है, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव है, तुम्हारे कुछ प्रोटीन्स हैं, तुम्हारे कुछ विटामिन्स हैं, है ना, फिर तुम्हारी जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स ATPs हैं, ये सब जो तुम्हारे वाटर सॉल्यूबल कंटेंट होता है, अगर तुम्हारे सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स कंटेनिंग है, तो बेटा लिपिड तो वाटर हेटिंग नेचर का होता है, इट इज वाटर हेटिंग। तो क्या होता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाटर को ले जाना और वाटर सॉल्यूबल आयन को ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। और इस चीज के लिए पोटेशियम और सोडियम यहां पर काम करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्लाज्मा सेल के अंदर और सेल के बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बैरियर है उसको क्रॉस करने में ये आयंस हमारी मदद करते हैं। और जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा ये जो सोडियम है, ये हमारे नर्व सिग्नल्स, जो हमारे नर्व सिग्नल्स होते हैं, ये उसको एक एंड से दूसरे एंड ले जाने में हमारी मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपको मैंने पिन चुबाई, अगर आपको मैंने जोरदार पिन चुबा दी तो आपको दर्द होगा, आप चिल्लाओगे। तो वो जो नर्व सिग्नल आपके एक बॉडी पार्ट से आपके जो ब्रेन पार्ट तक गया है, ये एक मैंने गंदा सा न्यूरॉन बनाया, अगर कोई बायोलॉजी वाला देखेगा तो वो हंसेगा कि सर क्या बनाया है, पर तुम इसको एक अंदाजा लगा लो कि तुम्हारा न्यूरॉन है। तो क्या होगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे हजारों न्यूरॉन्स जुड़े हुए होंगे। अब अगर मान लो आपको यहां पर आपकी एक मसल है और यहां पर आपको एक पिन चुभी, तो यहां से जो दर्द का सिग्नल है ये एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे बहेगा। तो ये जो न्यूरॉन्स के अंदर ये जो नर्व सिग्नल एक एंड से दूसरे एंड और आपके ब्रेन तक, और ब्रेन से वापस से सिग्नल आपके इस मसल तक जो पहुंच रहा है, जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, ये सोडियम आयन की वजह से होता है। इनफैक्ट यहां पर आपके न्यूरॉन के अंदर एक सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, जिसमें जब इनको कंडक्शन करना होता है, तो हम लोग सब जानते हैं कि सेल के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है, तो जब इनको कंडक्शन करना होगा और बाहर सोडियम की मात्रा ज्यादा है, तो ये सोडियम सेल में अंदर घुसेगा तो पोटेशियम सेल से बाहर निकलेगा और ये नर्व कंडक्शन करेंगे। ये केस कहलाता है एक्टिवेटेड केस। यहां पर आपका न्यूरॉन एक्टिवेटेड है और जब ये वापस रिलैक्स होगा तो पोटेशियम आपका वापस अंदर आ जाएगा, सोडियम आपका वापस से बाहर निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से बॉडी के अंदर ये लोग काम करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम नर्व सिग्नल में हेल्प करने के अलावा आपके ATP सिंथेसिस में मदद करता है, यानी एनर्जी बनाने में काम में करता है। देन आपके प्रोटीन ट्रांसफर करने के काम में आता है, ये प्रोटीन ट्रांसफर को प्रोटीन के ट्रांसफर में मदद करता है। क्या बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली सोडियम और पोटेशियम जैसे आयंस हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और इनकी जो इंपॉर्टेंस है ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा होती है। बस आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है कि जो आपकी बॉडी है उसमें सोडियम की क्वांटिटी कम और पोटेशियम की ज्यादा होती है, क्योंकि पोटेशियम ज्यादा चीजों के अंदर इन्वॉल्व होता है, नर्व ट्रांसमिशन से लेकर प्रोटीन ट्रांसफर, ATP सिंथेसिस, देन आपका ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है,
ये सारे काम करने में, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनाना, ये सारे काम में आपका पोटेशियम मदद करता है। जो ओल्ड एज के लोग हो जाते हैं ना, अगर उनकी बॉडी में सोडियम या पोटेशियम की कमी हो जाती है तो उनकी याददाश्त जाने लग जाती है, वो भूल जाते हैं, वो कुछ कुछ देर में भूलने लग जाते हैं। फिर उनको सोडियम और पोटेशियम चढ़ाया जाता है थ्रू ड्रिप्स, ताकि उनकी बॉडी में ये सब काम ठीक से होने लगे। तो इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। तो बस आपको नॉलेज के लिए ये पार्ट पढ़ाना था। कोई एग्जाम वगैरह में ज़्यादा पूछा नहीं आता, और अगर कोई पूछ ले तो आपके पास में सफिशिएंट कंटेंट है ये चीज़ बताने के लिए। तो ठीक गाइस, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।